जी नाजरीन, वेलकम बैक। हम बात करेंगे अब कराची का एक बड़ा केस, हाई प्रोफाइल केस अब बन चुका है। मुस्तफ़ा आबिर का जो कत्ल केस है उस पर जो है वो अहम पेशरफ्त आज सामने आई है, जिसे मुलजिम को जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो है वो पेश किया, जिसमें अदालत ने मुलजिम को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया है। इसी पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट अमीन अनवर साहब ने, उनको वेलकम करते हैं, जबकि वहीद हुसैन साहब एडवोकेट भी हमारे साथ जो है वो मौजूद है। पहले मैं अमीन साहब के पास आऊँगा। अमीन साहब, आप वहाँ पे मौजूद थे, क्या 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे जो है वो पुलिस के हवाले किया है, किस तरीके से? अमीन साहब फरमाइएगा कि क्या समझते हैं मजीद पेशरफ जो है वो क्या हो सकती है इस केस में? जी वही साहब, मैं आपके पास आऊंगा। वही साहब, ये फरमाइएगा, अदालत ने 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले किया है, मजीद क्या पेशरफ जो है वो हो सकती है इस केस के हवाले से, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस अब ये बन चुका है? असल में सर, इसमें शुरू में जब इसका रिमांड पेश किया गया था एडीसी के जज के पास, तो वहां से पुलिस को पहले रिमांड नहीं मिला था। जो रिमांड देने का जो मकसद होता है उसमें बहुत सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। जैसे उसने घर के अंदर से फायरिंग की थी पुलिस के ऊपर, या जो चीजें रिकवर करनी थी उनके लिए पुलिस ने रिमांड मांगा था। अब जो 4 रोजा रिमांड दिए गए, इसके अंदर पुलिस जो है एक प्रॉपर उसको इन्वेस्टिगेशन करने का टाइम मिलेगा, जिसके अंदर इसके मोबाइल को रिकवर करेगी पुलिस, जिसके अंदर जो अपना जो जो एसेसरीज है उनको रिकवर करेगी। रिकवर करने के बाद से ये चीजें सामने आएंगी कि जो इसके फिंगर प्रिंट्स को ले जाकर मैच करेंगे वहां पे। उसके अलावा जो है वहां से जो आले कत्ल है, जो सरिया उसके अंदर इस्तेमाल हो गया, जो रॉड इसके सर के ऊपर मारा गया, इन चीजों को इस्तेमाल किया जाएगा। तो इनको रिकवर किया जाएगा। उसके बाद से फिर इनको लेबोरेटरी भेजा जाएगा। तो उसके बाद से वहां अच्छा से भाई इनकी साहब, ये रिपोर्ट्स फरमाइएगा, वगैरह इनके की। वालिद साहब का जो आज बयान आया है उसमें ये फरमाया गया है कि अगर जो है वो जो मुस्तफ़ा है उसको दफना दिया गया है तो केस भी उसी के साथ दफन हो गया। तो वो ये इल्ज़ाम जो है वो लगा रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या ये बयान अदालत में कोई नई जो है वो चीज़ें ओपन कर सकता है, कोई नए मामला नहीं, ओपन कर सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर लाश को दफना दिया गया तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई एविडेंस खत्म हो गया या बिल्कुल ही केस खत्म हो गया। अभी इसको जुम्मे वाले दिन मेरे ख्याल में इसमें ऑर्डर किया है एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने कि इसकी कब्र कुशाई की जाए। अब जब कब्र कुशाई किया जाएगा तो इसमें जो इसकी वालिदा के जो डीएनए सैंपल है उसके साथ मैच किया जाएगा। पहले तो ठीक देखा जाएगा कि ये लाश इसी की है कि नहीं है। ठीक ठीक। उसके बाद से अगर मैं डीएनए मैं मैच मैं आ अमीर साहब जाता के है। पास आऊंगा। अमीर साहब बताइएगा, आज क्या अहवाल रहा, और मुलजिम को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे जो है पुलिस के हवाले कर दिया गया है? जी बिल्कुल शाहरुख साहब, जैसा कि आपको मालूम है कि 10 फरवरी को पहला रिमांड हुआ था मुलजिम का, जब मुलजिम को पुलिस ने पेश किया था एडमिनिस्ट्रेटिव जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 के सामने। तो अदालत ने मुलजिम का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर दिया था। पहले मुलजिम का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया गया, लेकिन जब मुलजिम ने शिकायत की कि पुलिस ने उस पर तशद्दुद किया है, अदालत ने वर्बल इंस्ट्रक्शन दी केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कि मुलजिम का मेडिकल कराया जाए। जिसके बाद अदालत ने जो है वो अपने ऑर्डर में करेक्शन की और उसके साथ जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया मुलजिम अरमगान को। और जिसके बाद एक और अटेम्प्ट की गई 11 फरवरी को मुलजिम को जो है वो दोबारा फिजिकल कस्टडी की एक एप्लीकेशन दी गई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरफ से। वो एप्लीकेशन भी डिक्लाइन की गई एडमिनिस्ट्रेटिव जज ATC 1 से। जिसके बाद अदालत ने केस की तहकीकात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने का हुक्म दिया। उस पर इन दोनों ऑर्डर्स को प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, और आज अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी के 10 और 11 फरवरी के दोनों ऑर्डर्स को कलअदम करार दिया है। और इसके साथ ये हुक्म दिया है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कि वो मुलजिम अरमगान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 के बजाय अब कोर्ट नंबर 2 में पेश करें, जहां आज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने मुलजिम अरमगान को पेश किया और वहां से मुलजिम का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया है। पुलिस का ये कहना है कि मुलजिम से आला कत्ल बरामद करना है, और इसके साथ साथ कब्र कुशाई जो 21 फरवरी को होनी है 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड की सरबराही में, उसकी रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जाएगी। ताहम आज अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 2 के जज ने जो है वो मुलजिम को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया है। अच्छा अमीर साहब, ये भी फरमा दीजिएगा कि मुलजिम ने अदालत के में जो है वो ये इल्ज़ाम लगाया था कि उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया है, वाकई ऐसा है? इसमें कोई सदाकत है? और अदालत ने इसके ऊपर फिर भी जो है वो 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो पुलिस के हवाले किया है? जी देखिए, आज सुबह जब मुलजिम अरमगान को
इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया था, तो मुलजिम ने उस वक्त बताया कि उस पर तशद्दुद हुआ है। तो जज साहब ने जो कमरे अदालत में ही मुलजिम की जो शर्ट है वो ऊपर करने की हिदायत की, तो मुलजिम ने जैसे ही अपनी शर्ट ऊपर की तो कमरे अदालत में तमाम सहाफियों समेत वकला ने भी उन्हें देखा कि उस पर कोई तशद्दुद के निशानात नहीं थे। ताहम जब दोपहर में 3 बजे के बाद मुलजिम को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया तो वो वहां पर गिर पड़ा और उसने ये जाहिर करने की कोशिश की कि वो बेहोश हो चुका है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ताहम अदालत ने उनके मुलजिम के जो वकील हैं उनकी तरफ से वकालतनामा अदालत में जमा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी पेश हुए हैं और तमाम फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद मुलजिम को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दिया है। अच्छा, आप अमीर साहब ये समझते हैं कि इस वक्त जो अदालती निज़ाम है, नताशा वाला केस भी हमारे सामने है, इससे माजी में अगर हम जाएं तो माजी में भी ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस बने हैं मगर मुलजिमान को वैसी सज़ा नहीं हुई जो एक्सपेक्ट की जा रही थी। तो आप क्या समझते हैं ये भी केस इस वक्त हाईलाइटेड है, इस वजह से जो है वो ये इस वक्त नोटिस लिया जा रहा है, उसके बाद फिर जैसी जैसी टाइम गुजरेगा और ये भी केस स्मूथली वाइंड अप कर दिया जाएगा? देखिए, नताशा केस की आपने बात की, उसमें जो कंप्लेनेंट थे उस केस में और जो मुतासरा फरीकैन थे उन्होंने मुल्ज़िमा से जो है वो सुलहनामा कर लिया था, जिसके बाद जो है वो FIR एक तो खत्म हो गई है जिसमें मुल्ज़िमा बरी हो चुकी है और दूसरा केस जो स्टेट की मुद्दत में दर्ज है जिसमें इम्तनाई मंशियात एक्ट की सेक्शन शामिल है, वो केस अभी सिटी कोर्ट में पेंडिंग है और मुल्ज़िमा की बरियत की दरख्वास्त दायर है। लेकिन पोश एरियाज में इससे पहले भी इस तरह के वाकयात होते रहे हैं, जैसा कि शाहरुख जतोई केस था जिसमें मुल्जिमान को सजाएं भी हुई और इसके साथ साथ इंतजार कत्ल केस था जिसमें AVCC और HCL की एहलकारों की फायरिंग से नौजवान जाम बहक होता है, उसमें भी 2 एहलकारों को सजा हो चुकी है। तब इस केस में देखना होगा कि जो कंप्लेनेंट साइड है वो कितनी स्ट्रांग है, वो आया आगे चल के कोई कॉम्प्रोमाइज की तरफ तो नहीं चली जाएगी। इन तमाम पहलुओं को देखना जरूरी है। जी सलीम साहब, ये फरमा दीजिएगा कि जैसे पोश एरियाज हैं कराची के, वहाँ पे इस तरीके के इंसिडेंट्स जो है वो काफ़ी देखने में मिलते हैं और ये भी एक रिसेंटली वाकया है जो कि इस वक्त हाई प्रोफाइल केस बना हुआ है। मुस्तफ़ा और अरमगान आपसी जो है वो दोस्ती भी थी उनकी और उसके बाद फिर जो है वो ये मामला ऐसे हुए कि एक कत्ल कर दिया गया। आप क्या समझते हैं ये तरीक़ेकार और अदालती जो निज़ाम है उसमें सज़ा यकीनी बनाई जा सकती है और पॉलिटिकल जो है वो पार्टीज़ और NGOs प्रोटेस्ट करती हैं, इस दफ़ा क्यों जो है वो उनकी तरफ से वाज़े कोई मजबूत पैगाम क्यों नहीं पहुंचाया गया? देखिए शाहरुख, इसमें गौर करें आप तो इन सब चीज़ जितने भी वाक़यात हुए ना उनमें एक चीज़ मुश्तरक है, अगर वो चीज़ बीच दरमियान से हट जाए तो इस तरह के वाक़यात की रोकथाम भी हो सकती है, वो है मंशियात। ये तमाम के तमाम वाक़यात में मंशियात का इस्तेमाल हुआ है। पीने वालों ने, एक्सीडेंट करने वालों ने, मारने वालों ने, जिस बेईमाना तरीके से गाड़ी के अंदर डाल के लाश को जलाया गया, इन तमाम तक जो बाहोश इंसान जो है ना उस तरह की हरकत नहीं कर सकता जो होश हवास में हो अपने। तो मंशियात का जो है वो स्मगलिंग को रोकथाम के इक़दाम हुकूमत वक्त को करना चाहिए, बॉर्डर को मजबूत करना चाहिए। बॉर्डर से ज़्यादातर मंशियात स्मगल होकर आती है, फिर उसके बाद शहरों में बढ़ती है, फिर उसके बाद इलाकों में आती है। तो इस तरीके से जब तक हम इस मेन बुनियाद को हम गिरफ्त में नहीं लेंगे तो इस तरह के वाक़यात की रोकथाम थोड़ी मुश्किल हो जाती है और उसमें वालिदैन की तरबियत का भी फुकदान होता है, इसमें भी है। मगर ये कि हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह सब बच्चों को जो है ना इन चीज़ों से दूर रखे और इस तरह के वाक़यात से बचाए हर घर को। अच्छा, मंशियात का इस्तेमाल आपने जैसा फरमाया कि अब इजी एक्सेस हो गया है कॉलेजेस में और जो स्कूल कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटीज़ में इजीली एक्सेस है, मंशियात मिल जाती है, खरीदी जा सकती है, तो उसकी रोकथाम के लिए क्यों कोई काम नहीं कर रहा? सर देखिए ना, मैंने आपसे वही कहा ना, मेन बेसिक आ जाती है बुनियाद है हमारी बॉर्डर जहाँ से आ रही है, तो हम बॉर्डर को क्यों इतना मजबूती से सील नहीं कर सकें? क्या नाकामी है, किस वजह से नाकाम है, मंशियात क्यों आ रही है हमारे बॉर्डर के दूसरी तरफ से हमारे मुल्क के अंदर में? तो ये तमाम वाक़यात में जो असल किरदार हैं वो कौन है, इन किरदार के साथ में क्या सलूक होना चाहिए, क्या सज़ाएं मिलनी चाहिए, जब तक हम बुनियाद को नहीं छेड़ेंगे उस वक्त तक हम शहरों को ख़त्म नहीं कर सकते मंशियात। क्योंकि फिर इसके बाद में जब गली गली मोहल्ले डीलर्स जो उनके बने हुए उन तक पहुँचती है, फिर पुलिस को पता जाता है, फिर पुलिस से जो है वो आंखें बंद कर लेती है। मगर जब आती है तो ये सब चीज़ें होती है ना, जब वो आई ना तो ये चीज़ें भी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। वही साहब, मैं आपके पास आऊँगा, फरमाइएगा जैसे कि 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले किया है, मजीद केस में अभी पेशरफ्त क्या हो सकती है? क्योंकि जो अरमगान है उसका जो दोस्त है उसने तो एतराफ़ जुर्म कर लिया है, अब केस में जो है वो क्या बाकी रह जाता है? क्योंकि एक दोस्त ने जो कि आई विटनेस था उसने तो एतराफ़ जुर्म कर लिया है।
असल में देखिए, असल जो बात होती है ना, वो पुलिस के पास जो 161 का जो बयान होता है ना, जिसके अंदर वो अगर वो एडमिट भी करता है तो इसकी कोई ऐसी लीगल वैल्यू इसकी नहीं होती है। वो अच्छा। बाद में कोर्ट में आके बोलते हैं कि हमने अंडर द प्रेशर इसको कन्फेशन किया था। अब जो कन्फेशन का जो एक प्रॉपर जो प्रोसीजर दिया गया है वो बिफोर द मजिस्ट्रेट होता है, और उसमें भी मजिस्ट्रेट साहब उसको प्रॉपर एक टाइम देता है, एक स्पेस देता है, जिसमें कमरे के अंदर से जो पुलिस एहलकार होते हैं उनको बाहर करते हैं। फिर अगर उसका कोई कन्फेशन रिकॉर्ड करता है तो उसको हम कन्फेशन कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, इसने ये कन्फेशन किया है। अब वो 161 जो पुलिस के पास जो कन्फेशन होता है, तो उसके बाद वो कोर्ट में आगे बोलते हैं कि भाई ये अंडर हमने प्रेशर में ये बयान दिया है। अब शुरू में जो एक कुछ बातें जो हमें पता चली उसमें ये था कि पहले कहा कि दीवारों के ऊपर खून था, दीवारों से खून कलेक्ट किया गया, उसके बाद से कहा गया कि इसने गोलियां मारी गई। अब जो रिमांड लेने का जो मेन मकसद है ना, वो है रिकवरी करना। अब ये पुलिस को बताएगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बताएगा कि इसने जब सरिया मारा तो वो मर चुका था, या इसने इसको जो बोला जा रहा था कि 4 गोलियां मारी है, तो वो बताएगा कि भाई इसने गोली मार के उसको कत्ल किया। अगर तो उसने गोली मार के उसको कत्ल किया तो ये पुलिस इन्वेस्टिगेट में बताएगी कि भाई इस वेपन से हमने इसको ये रिकवर किया, ये वेपन इसके अंदर, इसके मर्डर के अंदर इस्तेमाल हुआ है। अगर वो कहता है कि हमने सरिया मार के कत्ल किया इसको, तो फिर वो सरिया हो गया जो जनरेटर से उसने जो पेट्रोल निकाला था, उस जो डब्बा उसमें इस्तेमाल हुआ, जी उसको चले केस चले प्रॉपर्टी भाई बनाया साहब, जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तमाम गेस्ट का शुक्रिया शुक्रिया। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने सियासी मैदान की गर्मा गर्मी, माशी दावों की हकीकत और मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अदालती पेशरफ पर गहरी नज़र डाली। मरीम नवाज के जारहाना बयानात, नवाज शरीफ के माशी इस्तेहकाम के दावे और अदालती कार्रवाइयों ने कई सवालात को जन्म दिया है। ये सब महज बयानिया है या जंग की तरफ जो है वो चीज़ें जाती हुई नजर आ रही हैं, या हकीकत कुछ और है। कल नाजरीन आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान शाहरुख शाह को टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।